तुमने गलन की क्रिया पढ़ ली, ठीक। और तुमने क्वथन की क्रिया पढ़ ली, और साथ ही साथ तुमने एक क्रिया और पढ़ ली है जो इस क्वथन से ही संबंधित है, वो है वाष्पन की क्रिया। वाष्पन, ये भी क्रिया तुमने पढ़ ली। वाष्पन क्या होता है? जब सामान्य रूप से या किसी पदार्थ को गर्म करने पर जब कोई पदार्थ धीरे धीरे गैस अवस्था में बदलने लगता है या बदलता रहता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन, ठीक। जैसे पानी भरा हुआ है कहीं अगर, तो पानी अगर भरा हुआ तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी अपने आप धीरे धीरे उड़ता रहता है। पेट्रोल अपने आप धीरे धीरे उड़ता रहता है, उसको हमें गर्म नहीं करना पड़ता है। अगर पानी को हम गर्म ना करें तो भी पानी धीरे धीरे करके अपने आप वाष्पीकृत हो जाता है, सारा पानी होता है नहीं। अगर कहीं भी पानी गिर जाता है थोड़ा बहुत मेज पे, तो एक दो घंटे में या एक दो दिन में वो थोड़ा बहुत पानी जो होगा उसमें से कम हो जाएगा। या क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो सामान्य रूप से ये क्रिया हर समय होती रहती है। पानी में तो ये क्रिया हर समय होती रहती है, सामान्य तापमान पर भी हम गर्म करें उसको या ना गर्म करें। लेकिन बस गर्म करने से क्या होता है कि गर्म करने पर वो क्रिया थोड़ी सी तेजी से होने लगती है, बस इतना फर्क है। गर्म करने पर जो वाष्प में बदलने की जो क्रिया है वो तेज हो जाती है बस। अगर हम गर्म ना भी करें तब भी होगी, लेकिन तब वो धीमे धीमे होगी, ठीक है। तो ये क्रिया वाष्पन की हो गई। तो अब आज आगे पढ़ते हैं। सर, संसाधन किसे कहते हैं? संघनन। संघनन की क्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंसेशन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंसेशन। देखो, संघनन का मतलब होता है द्रव में बदलना। और द्रव में कौन सी चीज बदलेगी? या तो ठोस बदलेगा या वाष्प बदलेगी। तुमने अभी पढ़ा था ठोस से क्या हुआ? गलन हुआ, गलन की क्रिया हुई और ये क्या बन गया? द्रव बन गया पिघल करके, ठीक। ठोस को पिघला दिया, गलन हुआ तो द्रव बन गया। द्रव का वाष्पन हुआ तो गैस बन गई। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? वाष्पन की। वाष्पन। ठोस जो है वो गलन की क्रिया के द्वारा द्रव में बदल गया, द्रव जो है वो वाष्पन की क्रिया के द्वारा गैस में बदल गया, ठीक। अब कोई पदार्थ है जिसको द्रव में बदलना है। अब द्रव में बदलना है तो वो पदार्थ या तो ठोस होगा या गैस होगा। अगर कोई पदार्थ है जिसको द्रव में बदला जाना है तो द्रव तो है नहीं वो, इसका मतलब द्रव में तो बदलना ही है, तो वो क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है या गैस हो सकता है, ठीक। तो जब कोई गैस द्रव अवस्था में बदलती है तो इस क्रिया को कहते हैं संघनन। तो संघनन की क्रिया क्या होती है? गैस का द्रव में बदलना, ये क्रिया संघनन की कहलाती है। देखो, द्रव को जब गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है, वाष्पन की क्रिया के द्वारा गैस में बदल जाता है। लेकिन जब गैस को ठंडा करते हैं तो संघनन की क्रिया होती है और वो द्रव में बदल जाता है। द्रव को जब गर्म करते हैं तो वो वाष्पन होता है, और जब गैस को ठंडा कर देते हैं तो द्रव बन जाता है। तो ठंडा करने की जो क्रिया होती है, यानी गैस को ठंडा करके द्रव बनाने की जो क्रिया होती है, उसको हम कहते हैं संघनन, ठीक। गैस को ठंडा करके द्रव बनाने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं संघनन। यानी एक निश्चित, और ये भी क्रिया एक निश्चित तापमान पर होती है, यह भी एक निश्चित तापमान पर होती है। तो गैस से द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है संघनन की क्रिया, ठीक है। जैसे पानी की भाप होती है, पानी की भाप को अगर हम ठंडा कर दें तो क्या होगा? जल वाष्प जो होगी आपको हम ठंडा कर दें तो पानी द्रव में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद एक अगली क्रिया है जो द्रव से ठोस बनती है, द्रव का ठोस में बदलना, ये क्रिया कहलाती है हिमायन। हिमायन या हिमीकरण भी कहते हैं इसको। हिमीकरण, हिम माने क्या होता है? बर्फ। बर्फ कैसी होती है? ठोस। तो बर्फ को द्रव से ठोस बनने की जो क्रिया होती है वो हिमीकरण की होती है।
यानी जमने की क्रिया। हिमायन का मतलब है जमने की क्रिया। जम के कोई चीज क्या बन जाएगी? ठोस बन जाएगी। और जमेगी कौन सी चीज? कोई द्रव चीज होगी। कोई भी द्रव होगा, पानी ही जरूरी नहीं, कोई भी द्रव होगा जो जमेगा, और जब जमेगा तो वो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। ठोस। तो द्रव से ठोस बनने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं हिमायन या हिमीकरण। आई बात समझ में? यस सर। द्रव से ठोस बनने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं हिमीकरण। ठीक। और यह क्रिया भी एक निश्चित तापमान पर होती है। उस तापमान को हम कहते हैं हिमांक। तुमने ये पढ़ा है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। ठीक। किसी ठोस को हम गर्म करते हैं या पिघलाते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। ठीक। और जब द्रव को गर्म करते हैं तब क्या होता है? सर गैस। गर्म करें, यहां पर भी गर्म करें तो ये गैस बन जाता है। ठीक। अभी तक तुमने यही पढ़ा है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, और किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। ठीक। अब यहां पर एक क्रिया और ऐसी होती है, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो हम, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम अगर गर्म करें तो वो द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, बल्कि सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, या इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। समझ में आई बात? सामान्य रूप से तुम ये जानते हो कि ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है, लेकिन अब ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या है? वह क्रिया जिसके अंतर्गत कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर। कपूर एक पदार्थ तुमने देखा होगा, पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है कपूर। कपूर को जब हम जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या पहले वो पिघलता है? नो सर। नो सर। चम्मच में कपूर कभी पिघलते हुए देखा है? नहीं। अगर उसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो तुरंत सीधे गैस बन के उड़ जाएगा सारा। अगर तुम तवे पर रख करके, गर्म तवे पर रख करके कपूर को रख के देखो तो वो पिघलेगा नहीं कभी। क्या होगा? वो सीधे गैस में बदल जाएगा। या अगर तुम ना भी गर्म करो अगर कपूर को, तो भी अगर तुम यूं ही खुला छोड़ दोगे तो धीरे करके वो सारा उड़ जाएगा। सारा कपूर जो होगा वो उड़ जाएगा, बिना द्रव अवस्था में आए वो सीधे गैस अवस्था में बदल के ठोस से ही वो पूरा गैस बन जाएगा और गायब हो जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद तुमको टुकड़ा नहीं दिखाई देगा कपूर का कहां गया। होता है ऐसा कि नहीं है? तो ये क्रिया जो होती है ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन की। तो समझ में आया कुछ बात? ये ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? यस। तो ये सब क्रियाएं तुमको समझनी है। अवस्था पर ये सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आ रही हैं? अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत, क्योंकि वे एक प्रकार की अवस्था से दूसरी प्रकार की अवस्था में ही बदल रही हैं चीजें। वो कभी किसी अवस्था में ठोस से द्रव बनना है, किसी अवस्था में ठोस द्रव से गैस बन रही है, किसी क्रिया में गैस से द्रव बनना है, किसी क्रिया में द्रव से ठोस बनना है, और किसी क्रिया में ठोस से सीधे गैस बन रही है ना? तो ये सभी क्रियाएं क्या है? अवस्था परिवर्तन की हैं, यानी एक प्रकार के अवस्था से दूसरी प्रकार की अवस्था में बदल रही हैं। तो ये सब क्रियाएं अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है? तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया समझ में आई? अब इसके बाद आता है वाष्पीकरण की दर। वाष्पीकरण की दर। दर मतलब रेट। रेट का मतलब कितनी तेजी से होगी या कितने धीमे से होगी। कौन सी क्रिया? वाष्पीकरण की। यानी द्रव से वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव से गैस बदलना। यस सर। द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण की क्रिया। ठीक। तो ये वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है वो किन किन कारणों से बढ़ती है या घटती है? सामान्य रूप से तो अपने आप धीमे धीमे होती रहती है। अगर हम गर्म कर दें तो
तेजी से होने लगती है। तो पहला कारण क्या हुआ, वाष्पीकरण की दर बढ़ाई जा सकती है कैसे, गर्म करने पर। किसी पदार्थ को गर्म कर दो, गर्म करना शुरू कर दो तो क्या होगा, वो उसका वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। जैसे पानी तुम अगर तुम पानी को ऐसे ही रख दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वाष्पीकृत होगा, ठीक है। ज्यादा तो उसमें क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, सारा पानी उड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर उस पानी को हम गर्म करना शुरू कर दें तो वो तेजी से वाष्पीकृत होने लगेगा और जल्दी खत्म हो जाएगा पानी से वाष्पीकृत होकर के, है ना। काढ़ा बनाया जाता था भैया, जब कोरोना फैला था तो काढ़ा बना रहे थे सब लोग। यस सर। तो काढ़ा बनाने में क्या कहते हैं कि एक गिलास पानी लो, उसमें ये सब चीजें मिला करके उनको खूब उबालो, जब आधा गिलास रह जाए, एक गिलास तुमने पानी लिया था वो कितना रह जाए, आधा गिलास रह जाए। तो आधा गिलास कैसे रह जाएगा, जब हम उसको खूब उबालेंगे, उबालने से क्या होगा, पानी जो होगा वो तेजी से उड़ जाएगा, भाप में बढ़ के उड़ जाएगा। अगर तुम उसी काढ़े को ना उबालो, ऐसे ही धर दो और सोचो आधा रह जाए, तो कितने दिन लगेंगे आधा होने में उसको, बहुत दिन लगेंगे। आधा वो तब भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, यस सर। है कि नहीं। तो लेकिन उसको तुम्हें जल्दी काम करना है, तो जल्दी काम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पानी को उबालते हैं। उबालने से क्या होता है, पानी जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है तेजी से, और वो उसका मात्रा जो होती है गिलास में या बर्तन में हमारे कम हो जाती है, तुरंत जल्दी से कम हो जाती है। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो गर्म करने पर बढ़ जाती है और ठंडा करने पर क्या होगा, घट जाएगी। अगर गर्म करने पर कोई पदार्थ की वाष्पीकरण की दर बढ़ जा रही है, इसका मतलब ठंडा करने पर क्या होगा, उसका उल्टा काम होगा, यानी वो पदार्थ जो होगा वो वाष्प बदलने की जो क्रिया होगी उसकी वो घट जाएगी। तो पहला कारण क्या हुआ वाष्पीकरण की दर बढ़ने का, गर्म करने पर। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो सकता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दो, उसको फैला दो तो क्या होगा, वो तेजी से वाष्पीकृत हो जाएगा जल्दी, क्योंकि उसकी सतह बढ़ जाएगी। जैसे एक कटोरी में तुमने पानी लिया तो कटोरी में इतना ही सतह खुली होगी, बस इतने हिस्से से वाष्पीकरण होगा, बस पानी का सतह इतनी ही तो होगी। एक कटोरे में अगर तुमने पानी लिया तो पानी इतना ही तो होगा। और अगर उसी पानी को अगर हम थाली में ले लें अगर, तो इतनी जगह होगी, इतनी लंबी जगह होगी, यहां से यहां तक। थाली का घेरा ज्यादा बड़ा होगा, थाली का घेरा जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, कटोरी का घेरा बहुत छोटा होगा। तो कटोरी अगर होगी तो उसमें इतनी ही जगह से खाली पानी उड़ेगा ऊपर, और थाली में फैला देंगे तो क्या होगा, ज्यादा जगह से ऊपर उड़ेगा, तो क्या होगा, वो जल्दी सूख जाएगा। अगर पानी की 2-4 बूंद कहीं गिर जाती हैं एक ही जगह पर, पानी की एक बड़ी बूंद है वो किसी जगह पर गिर जाएगा, तो अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो उसको वाष्पीकृत होने में ज्यादा समय लगेगा। अगर उसको हम हाथ से फैला दें ऐसे सब तरफ तो क्या होता है, वो जल्दी सूख जाता है, होता है कि नहीं। अगर पानी कहीं पे गिर जाए तो अगर हम सोचते हैं कि ऐसे ही पड़ा रहने अपने आप सूख जाएगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसको सूखने में, होगा ना। लेकिन अगर उसी पानी को हम फैला दें खूब, उसी को पानी को हम चारों तरफ फैला दें कायदे से, तो क्या होगा, वो जल्दी से सूख जाता है, होता है कि नहीं। यानी हम उस पानी को फैला देते हैं तो क्या हो रहा है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दे रहे हैं, उसका एरिया जो है हम बढ़ा देते हैं, ज्यादा उसका एरिया जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वाष्पन की क्रिया के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है और तेजी से वाष्पन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। अगर हमको गिलास पानी को हम गर्म करें तो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा। अगर उसी पानी को हम गैस के ऊपर थाली में भर के चढ़ा दें उतना ही पानी, तो वो ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि थाली का घेरा ज्यादा बड़ा होगा, यानी उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो दूसरा कौन सा कारण हुआ वाष्पीकरण की दर बढ़ने का, दूसरा कारण क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर। कॉपी में सब लिखा हुआ है, देखना, क्षेत्रफल बढ़ाकर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा करके भी हम पानी के वाष्पीकरण की या किसी भी द्रव के वाष्पीकरण की दर को हम बढ़ा सकते हैं। अगर सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, पानी की वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। क्षेत्रफल जितना कम होगा, पानी उतनी ही धीमे धीमे वाष्पीकृत होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या है,
तीसरी बात है आर्द्रता कम करने पर, आर्द्रता में कमी होने पर या कमी करके वाष्पन की दर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी अगर तेजी से हमें वाष्पन कराना है तो हमें तीसरा काम क्या कर सकते हैं हम कि आर्द्रता में कमी कर दें। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। नमी का मतलब समझते हो? आर्द्रता का मतलब होता है नमी। नमी का मतलब क्या होता है बताओ? नमी का मतलब वहां पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ा दें हम या घटा दें। तो जैसे आजकल पानी बरस रहा है तो वातावरण में पानी पहले से फैला हुआ खूब। आजकल क्या है, पानी बरस रहा है तो पानी बरसने के कारण क्या हो, वातावरण में नमी अपने आप ही है। तो अगर कहीं पर कोई चीज पानी गिर जाएगा या कहीं हम कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए तो क्या होता है, जल्दी नहीं सूखते हैं, आजकल नहीं सूखते हैं ना। और गर्मी के दिनों में यही कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? गर्मी के दिनों में तापमान ज्यादा होता है। जब तापमान ज्यादा होता है तो वातावरण में जो नमी होती है वो कम हो जाती है। जब वातावरण में नमी कम होगी तो जो कपड़ों में तुम्हारे नमी है वो तेजी से उड़ जाएगी। नमी हमेशा अधिक से कम की ओर जाती है। तो कपड़े में तुम्हारे नमी ज्यादा है, बाहर की हवा में नमी कम है, तो जलवाष्प पानी के जो अणु होंगे वो तेजी से वाष्पीकृत हो जाएंगे और तुम्हारा कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जाड़ों में या जब पानी बरस रहा होता है, पानी बूंदी का मौसम होता है, तो उस समय कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में नमी आ जाती है। जब हवा में नमी ज्यादा होगी तो वाष्पन की गति जो होगी वो कम हो जाएगी। तो कपड़ों में जो पानी होता है वो तेजी से वाष्पीकृत नहीं हो पाता है। तो ये तेजी से वाष्पीकृत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हवा की या वातावरण की जो नमी है, हवा की नमी जो है, जो आर्द्रता है, आर्द्रता मतलब नमी, तो उस हवा की आर्द्रता को अगर हम कम कर दें तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। यानी अगर हम कमरे में 2-3 हीटर जला के रख दें, कमरे में 2-3 हीटर जला के रख दें अगर, तो क्या होगा, कमरा गर्म हो जाएगा। और गर्म होने से क्या होगा, जो वातावरण की जो नमी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो सब वाष्पीकृत होकर तेजी से बाहर निकल जाएगी। और कमरा जो होगा, वो कमरे की हवा जो होगी वो सूखी होने लगेगी। जब कमरे की हवा सूखी होने लगेगी तो तुम्हारे कपड़ों से जो पानी होगा वो भी निकल के तेजी से वाष्पीकृत होने लगेगा। तो कमरे में अगर हीटर जला दो तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। उसके आसपास हीटर जला दो यानी गर्मी कर दोगे तो क्या होगा, उसके आसपास की जो हवा होगी उसमें नमी की मात्रा कम हो जाएगी और जिससे कि तुम्हारा कपड़ा जो होगा वो तेजी से सूख जाएगा या जल्दी सूख जाएगा। और यूं ही अगर पड़ा रहने देंगे तो बहुत देर लगेगी। जाड़ों के दिनों में या बरसात के दिनों में फिर कपड़े जल्दी इसीलिए नहीं सूखते हैं। तो तीसरा कौन सा काम कर सकते हैं हम वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए, आर्द्रता में कमी करके, यानी नमी को घटा करके। अगर नमी को घटाएंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी, और अगर नमी को हम बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया धीमे धीमे होगी। ठीक है। चौथा क्या काम हो सकता है कि वायु की गति, हवा चलने की गति अगर ज्यादा हो तो भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी वाष्पन की क्रिया जो होती है वो तेजी से होती है वायु की गति बढ़ाने पर। अब ये कैसे, ये तो तुमको समझ में आता ही होगा कि जब हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। होता है कि नहीं? पंखे में कपड़े डाल दो जल्दी सूख जाते हैं। अगर आजकल जाड़ों में जैसे कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो एक दूसरा काम, अगर हीटर नहीं जला सकते हैं तो हम दूसरा काम ये करते हैं कि पंखा चला देते हैं, पंखे में डाल के टांग के रख देते हैं कपड़े। होता है कि नहीं? तो पंखे में डालने से क्या होता है, तेजी से हवा लगती है उसमें। जब तेजी से हवा लगेगी तो जो कपड़े के में जो जलवाष्प है उसको तेजी से हटा देगी, हवा हटा देगी तो वो और निकलेगी अंदर से, फिर उसको भी हटा देगी, फिर और निकलेगी, उसको भी हटा देगी ऊपर से। तो हवा के कारण क्या होता है कि नमी के जो कण निकलते हैं बाहर वो तेजी से हटा दिए जाते हैं, उड़ जाते हैं तेजी से। उनके उड़ने की गति जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वाष्पन की गति जो होती है वो भी बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की जो गति होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये 4 प्रकार के कारण ऐसे हैं जिनके द्वारा हम किसी पदार्थ के, किसी द्रव पदार्थ के वाष्पीकरण की दर को हम बढ़ा सकते हैं। वो 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है गर्म करके। अगर हम गर्म कर देंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। दूसरा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर। अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो भी वाष्पन की गति जो होगी वो तेज हो जाएगी, यानी तेजी से वाष्पीकरण होने लगेगा। तीसरा, आर्द्रता में कमी करके, यानी उसकी नमी हम अगर कम कर देंगे तो भी वाष्पीकरण की गति बढ़ जाएगी। और चौथा, वायु की गति बढ़ाकर। अगर हवा तेज चला दें हम
तो भी वाष्पीकरण की क्रिया जो होगी वो तेजी से होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? यस सर। अब कहा जा रहा है कि 2 ऐसे पदार्थों के नाम बताओ जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक तो पानी ही है। ठीक, पानी ठोस अवस्था में जब होता है तब हम उसको बर्फ कहते हैं, और पानी जब द्रव अवस्था में होता है तो उसको हम पानी कहते हैं या जल कहते हैं, और यही पानी जब गैसीय अवस्था में होता है तो उसको हम भाप कहते हैं या जलवाष्प कहते हैं। तो पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा एक पदार्थ और होता है आयोडीन। यह पदार्थ भी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। तो जल और आयोडीन ऐसे पदार्थ हैं जो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक, एक बात है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है। जो हम सांस में छोड़ते हैं बाहर गैस, वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये तो गैस अवस्था में होती है, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ठोस अवस्था, है ना? इसका मतलब हमने क्या किया है, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अवस्था में पाई जा रही है इसको हमने किस अवस्था में बदल दिया? ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में जब बदल जाती है तो ये बर्फ जैसी सफेद सफेद दिखने लगती है, तो इसलिए इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। और ये ऐसी बर्फ होती है, हम सामान्य रूप से बर्फ को अगर छुएं तो क्या होता है? हमारा हाथ गीला हो जाता है। अगर हम बर्फ को हाथ से छुएंगे तो क्या होगा? हाथ गीला हो जाता है। तो लेकिन हम इस बर्फ को अगर छुएंगे तो हमारा हाथ गीला नहीं होगा। क्यों? इसमें पानी थोड़ी है। बर्फ जो होती है वो पानी से बनती है, इसलिए हाथ गीला हो जाता है, क्योंकि जहां से हमारे हाथ की गर्मी लगती है वहां बर्फ थोड़ी सी पिघल जाती है और हमारा हाथ गीला हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर पानी तो है नहीं, ये क्या चीज है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। इसका सूत्र होता है CO2। तो ये CO2 क्या है? गैस है, इसमें पानी तो है नहीं, लेकिन ठोस हो गई है जब ये, तो बर्फ जैसी दिखती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ, यानी सूखी बर्फ। ऐसी बर्फ जिससे हमारा हाथ पैर गीले नहीं होंगे। कैसी बर्फ है ये? सूखी बर्फ है। पानी वाली बर्फ जो होती है वो गीली बर्फ होती है, ये कैसी कहलाती है? सूखी बर्फ, यानी इसीलिए इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। चलो फिर अब आज इतना ही रखते हैं। अब आज के बाद फिर इसके आगे का हिस्सा फिर कल पढ़ाएंगे। अच्छा।